आज की इस चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस सबसे बड़े, सबसे जबरदस्त युद्ध घोष की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे महज 2 शब्द एक पूरी क्रांति की धड़कन बन गए। इनकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये सच में एक ऐसा मंत्र था जिसने एक पूरे के पूरे राष्ट्र को नींद से जगा दिया था। अब इस नारे में इतनी ताकत क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके उर्दू मूल को देखना होगा। इनकलाब यानी क्रांति और जिंदाबाद का मतलब है अमर रहे। दोनों को मिला दें तो बनता है क्रांति अमर रहे। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त ये सिर्फ आजादी की एक साधारण सी मांग नहीं थी, बल्कि ये बदलाव की एक ऐसी भावना का आह्वान था जो कभी खत्म न हो, जो हमेशा अमर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नारे का जन्म। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1921 में। उस वक्त भारत पूरी तरह से ब्रिटिश राज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हर तरफ गुस्सा था, भारी बेचैनी थी, लेकिन लोगों को एक ऐसी आवाज की सख्त दरकार थी जो उनके दिलों में क्रांति की चिंगारी भड़का सके। एक ऐसी आवाज जो सबको एक साथ ले आए। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? दुनिया भर में मशहूर ये नारा किसी राजनेता ने नहीं, बल्कि एक मशहूर उर्दू शायर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने गढ़ा था। जी हाँ, एक शायर की कलम ने वो शब्द दिए जिन्होंने आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। उस दौर की राजनीति में विचारों का एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा था। एक तरफ वो नेता थे जो धीमे और क्रमिक बदलाव यानी धीरे धीरे अंग्रेजों से रियायतें लेने के पक्ष में थे, लेकिन दूसरी तरफ थे मौलाना हसरत मोहानी, जिनकी मांग बिल्कुल साफ और किसी भी तरह का समझौता न करने वाली थी। पूर्ण स्वराज्य, या यूं कहें कि मुकम्मल आजादी। उन्हें थोड़ी बहुत आजादी नहीं चाहिए थी, उन्हें पूरा देश आजाद चाहिए था। और उनकी ये बेबाक आवाज युवाओं के दिलों में सीधे उतरने लगी थी। दूसरा हिस्सा भगत सिंह की दहाड़। इसके कुछ ही साल बाद पंजाब का एक युवा इस नारे से इस कदर जुड़ गया कि उसने भारतीय इतिहास में इस नारे का रास्ता ही हमेशा के लिए बदल दिया। भगत सिंह की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। उनका मानना था कि सिर्फ मंच पर खड़े होकर भाषण देने से आजादी मिलने वाली नहीं है। अगर सच में कुछ बदलना है तो लोगों के भीतर एक सच्ची क्रांतिकारी आग जलानी ही होगी। इसीलिए इनकलाब जिंदाबाद उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार, उनका सबसे बड़ा युद्ध नारा बन गया। और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 1929 का असेंबली बम कांड। यहाँ से कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, जहां एक शायर के शब्द एक पूरे राष्ट्र की दहाड़ में बदल जाते हैं। तारीख थी 8 अप्रैल 1929 और जगह थी दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने एक ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया। लेकिन यहाँ एक बात जो समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इस बम का असली मकसद। ये बम जानबूझकर ऐसा बनाया गया था जो बिल्कुल भी जानलेवा न हो। इसका लक्ष्य किसी की जान लेना या भारी नुकसान पहुंचाना था ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक सोई हुई, बहरी और दमनकारी ब्रिटिश सरकार को नींद से झकझोरकर जगाना। धमाके के बाद जब पूरे हॉल में धुआं भर गया तो उन्होंने वहां पर्चे फेंके और उन पर्चों पर एक बहुत ही गहरी और ऐतिहासिक बात लिखी थी। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बस ये एक लाइन उनके इस पूरे कदम के पीछे की फिलॉसफी को एकदम साफ कर देती है। और हाँ, वो वहां से भागे बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी जगह पर सीना तान कर डटे रहे। उन्होंने पूरी ताकत से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उस वक्त जो आवाज उस धुएं से भरे हॉल में गूंजी, वही आवाज उसी पल से पूरे भारत की सबसे बड़ी विद्रोही आवाज बन गई। हिस्सा 4, जेल से गूंजती आवाजें। अब जरा इस नारे के सफर को देखिए। गिरफ्तारी के बाद जब अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया तो इस नारे की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि कई गुना बढ़ गई। 1921 में मौलाना हसरत मोहानी के गढ़ने से लेकर 1929 में असेंबली में गूंजने तक और फिर 1931 की शहादत तक। जब भगत सिंह जेल में थे तब कोर्ट की हर सुनवाई में, जेल के बाहर हर प्रदर्शन में हजारों लोगों की भीड़ बस एक ही आवाज में यही नारा लगाती थी। और फिर इतिहास का वो दुखद लेकिन अमर दिन आ ही गया।
23 मार्च 1931, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दी गई। ये वो शहादत थी जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला के रख दिया था। ये एक बेहद भावुक करने वाला तथ्य है कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी अपनी अंतिम सांस तक उनके होठों पर जो आखिरी शब्द थे वो थे इनकलाब जिंदाबाद। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन उनके इरादे रत्ती भर भी नहीं डगमगाए। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, एक स्थायी विरासत। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये नारा इतना विशाल, इतना बड़ा क्यों बन गया? इसका जवाब बहुत सीधा है। ये महज ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज नहीं थी, बल्कि ये डर के खिलाफ एक पुकार थी, ये गुलामी के खिलाफ एक आवाज थी, और सबसे बड़ी बात, ये अन्याय के खिलाफ एक साझा जंग थी। इन दो अमर शब्दों के इसी गहरे अर्थ ने देश के लाखों युवाओं को वो हिम्मत दी कि वो बिना डरे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल भी पैदा होता है। एक पूरी सदी बीत चुकी है, लेकिन आज भी जब भी देशभक्ति या संघर्ष की बात होती है तो सबसे पहले यही नारा क्यों याद आता है? इनकलाब जिंदाबाद आज भी हमारे बीच इतना जिंदा क्यों है? इसका जवाब इसके इतिहास से भी कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये महज इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नारा नहीं रह गया है। ये भारत की स्थायी क्रांतिकारी आत्मा की पहचान बन चुका है। ये इस बात की पक्की गारंटी है कि जब भी कुछ गलत होगा, जब भी कोई अन्याय होगा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक दौर में ऐसे कौन से अन्याय हैं जिन्हें मिटाने के लिए आज भी इनकलाब जिंदाबाद की इस कालजयी और बेबाक आवाज की जरूरत है। इतिहास सिर्फ पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं होता, ये आज को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था।